अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। जैसे कि यूपी CHO वैकेंसी आई है, जिसमें कि 2 वैकेंसीज़ हैं, एक 2800 वैकेंसी और जो दूसरी अभी आई है 800 पोस्ट की वैकेंसी। जो 2800 वाली वैकेंसी है उसमें ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा 6 मंथ का, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। और जो अभी आई है 800 पोस्ट की वैकेंसी, उसमें डायरेक्ट कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट मिलेगी। तो इन दोनों के लिए हमारी मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज़ चालू की है, तो आप आज ही जाके उसको विज़िट कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। उन टेस्ट सीरीज़ के अंदर नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों पार्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो नॉन नर्सिंग का पार्ट रहेगा उसमें हम यूपी की जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स, इनके क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। और जो मिशन CHO बुक्स हैं उसका सैम्पल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं हमारी, जिनका लिंक हमने दे रखा है, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था यूपी CHO के एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर को, आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 36। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कल्पना चावला वॉज बॉर्न? इनमें से कौन से प्लेस में कल्पना चावला बॉर्न हुई थी? A करनाल, B पानीपत, C फरीदाबाद या D गुड़गांव? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा A, दैट इज़ करनाल। जो कल्पना चावला है वो हरियाणा के करनाल में बॉर्न हुई थी, और इनका जो बॉर्न डेट है 1 जुलाई 1961 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम योजना इज़ एसोसिएटेड विद? जो हमारी वंदे मातरम योजना है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? सोल्जर्स के साथ, फार्मर्स के साथ, वुमेन्स के साथ या फ्रीडम फाइटर्स के साथ? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जो वंदे मातरम योजना है वो एसोसिएटेड विद C, दैट इज़ वुमेन्स। जो वंदे मातरम स्कीम है ये वॉलेंट्री स्कीम है, जो कि लॉन्च हुई थी हमारी 19 Feb 2004 में। इसमें बेसिकली प्रोवाइड करना था फ्री सेफ मदरहुड सर्विसेज इंक्लूडिंग इमीडिएट पोस्ट नेटल केयर ऑन अ फिक्स डेट ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ की फिक्स डेट को हमें मतलब जो पोस्ट नेटल केयर है वो प्रोवाइड करनी है, और बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में। और इसमें और जो चीज़ें इंक्लूडेड थी वो थी फ्री OPD सर्विसेज, फ्री एंटीनेटल चेकअप्स वुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन्स। तो बेसिकली ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए थी पोस्ट नेटल एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमेन शुड बी डन परकशन प्रायर टू द पैल्पेशन बिकॉज दिस प्रोसीजर में हम एब्डोमेन एग्जामिनेशन में परकशन को पैल्पेशन से पहले क्यों करते हैं? अल्टर द बाउल साउंड, अल्टर द सिक्रीशन ऑफ एब्डोमेन, अल्टर द डिस्टेंशन या अल्टर द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज़ अल्टर द बाउल साउंड्स। मतलब ये हमारे जो बाउल साउंड है उसको अल्टर करता है अगर हम पैल्पेशन से पहले परकशंस को करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा सीक्वेंस है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का वो है, सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, फिर ऑस्कल्टेशन करेंगे, फिर परकशन, लास्ट में पैल्पेशन। और हम पैल्पेशन इसलिए भी लास्ट में करते हैं क्योंकि अगर हमने पहले पैल्पेशन कर लिया तो हमारे बाउल साउंड तो अल्टर होंगे, और साथ में पेशेंट को अगर पेन इंक्रीज भी हो सकता है इसकी, तो वो आगे का प्रोसेस हमें करने नहीं देगा, जिसकी वजह से हमें करेक्ट फाइंडिंग नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स विच मे कॉज द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज? कौन सा साइड इफेक्ट है हमारी एंटीबायोटिक का जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखने को मिलता है? चेंजिंग द नॉर्मल फूड इनटेक, चेंजिंग द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन, चेंजिंग द नॉर्मल इनटेक, और चेंजिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा जो है एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है?
तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ चेंजिंग द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द इंटेस्टाइन। बेसिकली एंटीबायोटिक जो होती है वो वर्क करती है किल करने के लिए बैक्टीरिया को या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोस्ट एंटीबायोटिक्स होती है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच में, और जिसकी वजह से वो जो हमारे गट के गुड बैक्टीरिया है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से हमें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टॉनिक क्लॉनिक सीजर द टॉनिक फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो हमारे टॉनिक क्लॉनिक सीजर है उसमें टॉनिक फेज क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसके? स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी देखने को मिलता है, जर्किंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, लूजिंग कॉन्शियसनेस, डी कन्फ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी। जो हमारा टॉनिक फेज है उसमें मोस्ट जो इसका करेक्टर होता है वो स्टिफनेस ऑफ द बॉडी होता है। टॉनिक क्लॉनिक सीजर जो है उसको हम ग्रैंड माल सीजर्स भी बोलते हैं, और ये हमेशा बिगिन होते हैं विद ऑरा या फिर वार्निंग साइन के साथ। ऑरा मीन जैसे कोई किसी चीज़ की स्मेल आना, कुछ ऐसे साइंस दिखना। और इसमें जो हमारे फेजेस होते हैं, टॉनिक फेज जो होता है वो 10 to 20 सेकेंड्स का होता है। पेशेंट जो है इसमें फॉल हो जाता है ग्राउंड पे, मतलब गिर जाता है वो, उसकी कॉन्शियसनेस भी लॉस हो जाती है, स्टिफनेस रिजिडिटी हो जाती है उसकी मसल्स की, आर्म और लेग्स की, जिसको हम अपोस्टोनस पोजीशन भी बोलते हैं, और इसमें रेस्पिरेशन भी इंटरप्ट हो जाता है। और जो हमारा क्लॉनिक फेज है वो हमारे 20 to 30 सेकेंड्स का होता है। इसमें हाइपर वेंटिलेशन देखने को मिलता है बॉडी में, जैसे उसमें टॉनिक में स्टिफनेस और रिजिडिटी थी तो क्लॉनिक फेज में जर्कीनेस देखने को मिलती है एक्सट्रीमिटीज़ की, और इसमें रिस्क ऑफ टंग बाइट भी देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, रिस्क ऑफ टंग बाइट इज सीन इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लॉनिक फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिक मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज इज। जो पार्किंसन डिजीज़ की क्लासिक मैनिफेस्टेशन है वो क्या है? इरिटेबिलिटी, ब्रेडिकाइनेशिया एंड सीजर्स, इरिटेबिलिटी, ब्रेडिकाइनेशिया एंड रिजिडिटी, इरिटेबिलिटी, ब्रेडिकाइनेशिया एंड ट्रेमर, ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेशिया एंड रिजिडिटी। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है पार्किंसन डिजीज़ के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज़ ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेशिया एंड रिजिडिटी। जो हमारी पार्किंसन डिजीज़ है वो CNS का डिसऑर्डर है जो बेसिकली मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है। ये हमारा होता है ड्यू टू डिक्रीज डोपामिन लेवल, और इसमें क्या होता है कि शेकीनेस हो जाती है, स्टिफनेस, डिफ़िकल्टी विद वॉकिंग, और जो हमारा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है इसमें। इसलिए इसमें हमें 3 चीज़ें मेन ट्राइड देखने को मिलता है, ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया। ब्रेडिकाइनेशिया मतलब स्लोनेस हो जाती है मूवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इज कॉल्ड एज। मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से नर्व इम्पल्स जो है ट्रांसमिट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में? ग्लिया, माइलिन, नोड्स ऑफ रेनवियर और साइनेप्सिस। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन भी, तो इसका करेक्ट आंसर है, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस जो है वो हमारी इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स होती है जो कि ट्रैवल करती है हमारी एक्सॉन से। जो सबसे पहले हमारे जो नर्व इम्पल्स है वो डेंड्राइट तक रीच करती हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ एक्सोन, और वहाँ पे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ होते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करते हैं, ये हमारे जो साइनेप्सिस होता है ना, मतलब जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए तो ये केमिकल इम्पल्सेस को ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। और जो ये पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम साइनेप्स कहते हैं, और ये 2 न्यूरॉन्स के बीच के गैप को भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड एक्सप्लेन टू द पेशेंट विद ऑस्टमी दैट द ब्लैंचिंग एंड डार्क रेड टू पर्पल कलर ऑफ द स्टोमा में इंडिकेट। मतलब पेशेंट को ऑस्टमी है, ठीक है, और उसका जो स्ट्रोमा है उसका कलर ब्लैंचिंग है, डार्क रेड पर्पल कलर है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? विजिबल स्टोमा म्यूकोसा, एनीमिया, इनएडुकेट ब्लड सप्लाई टू द स्टोमा और बाउल, या ऑब्स्ट्रक्शन टू द स्टोमा और बाउल। इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? कमेंट करिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ इनएडुकेट ब्लड सप्लाई टू द स्टोमा और बाउल। अगर हमारा इनएडुकेट ब्लड सप्लाई होता है तो वहाँ की जो हमारा एरिया होता है वो डार्क रेड टू पर्पल देखने को मिलता है। और अगर नॉर्मल जो हमारा बेसिकली नॉर्मल जो स्टोमा का कलर है वो पिंक टू ब्राइट रेड कलर होता है। और जो हमारा अगर एनीमिक या फिर लो एचबी लेवल वाला स्टोमा है तो उसमें पेल पिंक स्टोमा देखने को मिलेगा। और अगर हमारा इनएडुकेट परफ्यूजन जो कि मतलब ब्लड सप्लाई इनएडुकेट है तो हमें पर्पल टू ब्लैक स्टोमा का कलर देखने को मिलेगा। और जब अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो मतलब नेक्रोसिस हो सकता है, तो डॉक्टर को हमें इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग द क्लिनिकल स्किन मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिरोसिस ऑफ लीवर इज। इनमें से कौन सा स्किन का मैनिफेस्टेशन है सिरोसिस ऑफ लीवर के लिए? पाल्मर अरिथमा, फेस अरिथमा, नेक अरिथमा या शोल्डर अरिथमा? कमेंट करिए इसका आंसर। कौन सा स्किन का मैनिफेस्टेशन है सिरोसिस ऑफ लीवर के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ पाल्मर अरिथमा। ये पाल्मर अरिथमा हमें इसलिए देखने को मिलता है सिरोसिस ऑफ लीवर में क्योंकि जो इसमें सर्कुलेटरी लेवल जो होता है ईस्ट्रोजन का वो इंक्रीज़ हो जाता है हमारा सिरोसिस में, जिसकी वजह से क्या होता है वेस्कुलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वेस्कुलैरिटी इंक्रीज़ हो गई तो इंक्रीज डायलेशन हो जाएगा। जो हमारी सरफेस की कैपिलरीज हैं हाथ की उनमें डायलेशन ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें पाल्मर अरिथमा देखने को मिलता है, मतलब रेडनेस ऑफ हैंड, पाम का रेडनेस देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन स्मूथ लेयर ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द किडनी इज कॉल्ड। जो किडनी को प्रोटेक्ट करने वाली स्मूथ लेयर है फाइब्रस मेम्ब्रेन, उसका नाम क्या है? कॉर्टेक्स, मेडुला, कैप्सूल, बुमन्स कैप्सूल? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट इज कैप्सूल। जो कैप्सूल है वो कवर करती है हमारी किडनी को। और जो हमारा कॉर्टेक्स है वो रीनल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट है हमारा किडनी का, मेडुला जो है वो इनर पार्ट है किडनी का, और जो बुमन्स कैप्सूल है वो फाउंड होता है हमारा आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, दैट इज कॉर्टेक्स में। नेक्स्ट, if the patient with acute kidney injury receiving the AC inhibitor, the nurse should cautiously monitor for। एक्यूट किडनी इंजरी है पेशेंट को और वो AC इनहिबिटर ले रहे हैं तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी उसमें? सीरम पोटेशियम लेवल, सीरम फॉस्फेट लेवल, सीरम मैग्नीशियम लेवल और सीरम कॉपर लेवल? कमेंट करिए आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट इज सीरम पोटेशियम लेवल, क्योंकि AC इनहिबिटर जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं पोटेशियम लेवल ब्लड में, जिसकी वजह से हाइपर कैलीमिया देखने को मिलता है। बेसिकली AC इनहिबिटर्स जो हैं वो हमारा इंटरफेयर कर देते हैं रास सिस्टम के साथ। रास मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और जो एल्डोस्टेरॉन है उसका काम है पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालना, जिसकी वजह से उसका काम कम हो गया और जो हमारा पोटेशियम है वो रिटेन होने लग जाएगा बॉडी में। तो इसलिए हमें सीरम पोटेशियम लेवल को कॉशियसली मॉनिटर करना है। नेक्स्ट, द एनीमिया अकर इन द पेशेंट विथ क्रॉनिक किडनी डिजीज ड्यू टू। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में अनीमिया क्यों देखा जाता है? डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी की वजह से, इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, डिक्रीज रेनिन प्रोडक्शन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। एज वी नो किडनी में ही हमारा एरिथ्रोपोइटिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और हमारा अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है पेशेंट को तो उसका जो एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा जो भी पेशेंट होगा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का उसमें अनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो हमारा RBCs भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि यही प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट फॉर एंडोक्राइन सिस्टम डिमिनिश्ड एक्सिलरीज एंड प्यूबिक हेयर में इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ। फिजिकल एग्जामिनेशन की पेशेंट की, उसको एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर कम है पेशेंट को, तो ये किसकी वजह से हो? कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी। जो हमारे एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर है वो कम दिखने को मिलेंगे कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि जो कॉर्टिसोल है वो अफेक्ट करता है फंक्शनल और साइक्लिक रेगुलेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल। तो अगर कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो हेयर बढ़ेंगे, कॉर्टिसोल कम होगा तो हेयर कम होंगे। और कॉर्टिसोल जो है वो हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी है। नेक्स्ट, डायबिटीज़ इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय। डायबिटीज़ इंसिपिडस किसके द्वारा कॉज की जाती है? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन। कमेंट करिए आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन। अब इसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायबिटीज़ से रिलेशन, इंसुलिन से कुछ रिलेशन है इसका। डायबिटीज़ इंसिपिडस है, इसका रिलेशन है एडीएच। जैसे डायबिटीज़ में यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, वैसे ही इसमें भी यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। और इसमें बेसिकली जो अफेक्ट होता है वो ड्यू टू एंटी डायबिटिक हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से होता है। इसका सिक्रीशन कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमें डीआई देखने को मिलता है। जो एडीएच है वो उसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। जो हमारा डायबिटीज़ इंसिपिडस है, इसमें एक्सेसिव H2O का लॉस होता है बॉडी से, और जो वाटर है वो रिटेन नहीं हो पाता बॉडी में, क्योंकि ये काम जो है एंटी डायबिटिक हार्मोन का है, और इसमें एंटी डायबिटिक हार्मोन ही डिक्रीज़ हो रहा है, तो वाटर रीएब्जॉर्ब होना तो बात ही नहीं है, वो बॉडी से बाहर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पॉन्जी बोन इज कॉल्ड एज एंडोस्टियम, कॉर्टिकल, कैंसेलियस, ऑस्टियंस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, दैट इज कैंसेलस। जो स्पॉन्जी बोन है उसको हम कैंसेलस भी बोलते हैं या फिर ट्रेबिकुलर बोन भी बोलते हैं। जो एंडोस्टियम है वो तो मेम्ब्रेन लाइनिंग इनर सरफेस ऑफ द बोनी वॉल, जो मेम्ब्रेन हमारे इनर वॉल को लाइन करती है बोन की, वो एंडोस्टियम है। नेक्स्ट, अ स्प्रेन में बी डिफाइंड एज। जो स्प्रेन होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंजरी टू द बोन, इंजरी टू द लिगामेंट स्ट्रक्चर सराउंडिंग अ जॉइंट, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल इट्स फेशियल शीट और टेंडन, इंजरी टू जॉइंट्स। स्प्रेन कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, दैट इज़ इंजरी टू लिगामेंट स्ट्रक्चर सराउंडिंग अ जॉइंट। बेसिकली जो स्प्रेन होता है वो हमारी इंजरी होती है लिगामेंट की, और स्ट्रेन जो होती है वो इंजरी होती है टेंडन की। अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक को याद रख लिया दूसरा अपने आप हो जाएगा। स्ट्रेन में टी आ रहा है तो ये टेंडन की इंजरी है, और स्प्रेन अपने आप याद हो जाएगा कि लिगामेंट की इंजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज natural loss of pregnancy before 20 weeks of gestation, natural loss of pregnancy before 28 week of gestation, loss of pregnancy due to medication before 20 week of gestation, या natural loss of pregnancy before 22 weeks of gestation। spontaneous abortion क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अगर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले नेचुरली कोई प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलते हैं। और बेसिकली 20 वीक से पहले जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है, इसके कॉजेज जो है जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज़ ही होती है, जो कि एम्ब्रियो में होती है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, इसके कारण ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया, साइनोसिस, एस्फाइक्सिया, हाइपोक्सीमिया।
ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज़ हाइपोक्सिया। जो हमारा साइनोसिस है वो होता तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, बट इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है हमारा स्किन का। और एस्फाइक्सिया जो होता है वो लैक ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीदिंग होता है। और हाइपोक्सीमिया, ईमिया मीन्स ब्लड और हाइपो मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सीमिया इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a patient complains flank pain, chills, fever and hematuria during blood transfusion, these symptoms indicate the following complication: pyrogenic transfusion reaction, hemolytic transfusion reaction, anaphylactic transfusion reaction और allergic transfusion reaction। ये PGI 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको प्लीज़ ध्यान से करिए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पेशेंट को फ्लैंक पेन है, चिल्स है, फीवर है, हिमेचूरिया हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको चल रहा है, उसके कारण ये हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, दैट इज़ हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो हमारा पायरोजेनिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसमें पेशेंट के WBCs एंटीबॉडीज़ जो हैं वो रिएक्ट करती हैं अगेंस्ट डोनर वाइट ब्लड सेल के, जिसकी वजह से पेशेंट में इंक्रीज टेम्परेचर, चिल्स और आइगर देखने को मिलता है। और जो हमारा एनाफाइलेटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है और एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन, इनमें दोनों में एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। और जो हीमोलिटिक है इसमें जो है सीरियस कॉम्प्लिकेशन रिएक्शन होता है, जिसमें RBCs जो हम देते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं बाय द पर्सन इम्यून सिस्टम। पर्सन के इम्यून सिस्टम के द्वारा वो RBCs डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें हिमेचूरिया देखने को मिलेगा, फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा, चिल्स और फीवर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड, मतलब सिजेशन मीन्स स्टॉप, टोटल जो स्टॉप हो जाता है ब्रीदिंग उसको क्या कहेंगे? टेकेप्निया, ऑर्थोपनिया, एपनिया या ब्रेडेपनिया। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट इज एपनिया। बाकी टेकेप्निया क्या होता है? इंक्रीज होना रेस्पिरेटरी रेट। ऑर्थोपनिया होता है ड्यूरिंग, मतलब जब हम लाई डाउन है, मतलब फ्लैट लाए हैं तभी हमें डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग, जब हम बैठे होंगे या खड़े होंगे तो कोई हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और ब्रेडेपनिया होता है डिक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग। और डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीसेप्टिक कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ वूंड इज, कौन सा कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक है? स्पिरिट, बिटाडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही सॉल्यूशंस हम यूज करते हैं क्लीनिंग ऑफ वूंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीसेप्टिक यूज फॉर डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन OT दैट कैन नॉट बी डिसइंफेक्टेड बाय ऑटोक्लेव। जो हमारे डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट्स है OT में, अगर उनको ऑटोक्लेव नहीं कर सकते उन इंस्ट्रूमेंट्स को, तो हम कौन से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे? सेवलॉन, सोडियम क्लोराइड, साइडेक्स और फिनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, दैट इज साइडेक्स। साइडेक्स जो होता है वो ग्लूटाराल्डिहाइड 2% एक्वस सॉल्यूशन होता है। बेसिकली इसका एक्शन होता है बैक्टीरियासाइडल, ट्यूबरकुलोसाइडल, न्यूमोकोसाइडल, वेरिसाइडल, फंगसाइडल, मतलब ये वायरस, फंगस, सूडोमोनास, ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया सबको किल करने में हेल्प करता है। और इसका जो डिसइंफेक्शन है वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, और जो स्पोरीसाइड्स होता है वो 4 आवर्स में। स्टरलाइजेशन ऑफ लार्ज इंस्ट्रूमेंट फाइबर, ऑप्टिक स्कोप्स, एंडोस्कोप्स विद लेंस, इन सब में हम यूज़ करते हैं। कैथेटर, थर्मोमीटर, स्मॉल एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। और जो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि साइडेक्स को, जो भी हमारा ग्लूटाराल्डिहाइड सॉल्यूशन है, इसको हम कब चेंज करते हैं? ये एम्स पटना 2020 में आया था, तो इसको हम एवरी 15 डेज में चेंज करना होता है इस सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टरलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शुड बी केप्ट बॉयल फॉर, बॉइलिंग कितनी देर तक करेंगे स्टरलाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को? 10 मिनट, 5 मिनट,
2 मिनट या 25 मिनट? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 मिनट। हमें 10 मिनट तो बॉईल करना ही पड़ेगा किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए। द टाइप ऑफ आइसोलेशन टेक्निक यूज इन सिचुएशन व्हेन द डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट आर स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इज। जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से स्प्रेड हो सकते हैं एजेंट्स, उनके लिए हम कौन सा आइसोलेशन टेक्निक यूज़ करेंगे? ब्लड आइसोलेशन, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, एंट्रिक आइसोलेशन या स्किन आइसोलेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, दैट इज़ रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। अब रेस्पिरेटरी आइसोलेशन इसलिए करते हैं कि ड्रॉपलेट जो है स्नीजिंग और कफिंग से हो सकता है, तो इसलिए हम रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करते हैं। और जो हमारा एंट्रिक आइसोलेशन है वो होता है जैसे कि फीकल मैटर के कांटेक्ट में ना आ जाए, उसको जो आइसोलेट करते हैं, जब उसमें हम यूज़ करते हैं आइसोलेशन तो उसको हम एंट्रिक आइसोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक विच इज़ यूज टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन इज़ नोन एज नर्सिंग केयर, एक्चुअल नर्सिंग, प्रिवेंटिव नर्सिंग या बैरियर नर्सिंग? जो हम क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज़ बैरियर नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज। और जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैरियर, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक या क्रॉस इन्फेक्शन? इसका आंसर कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट जो हमारे बैक्टीरियल स्पोर्स हैं। बैक्टीरियल स्पोर्स के अलावा बाकी सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन हम डिसइंफेक्शन को कहेंगे। और जो हमारा बैक्टीरियल जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे स्टरलाइजेशन के थ्रू डिस्ट्रॉय होते हैं। और जो हमारा एंटीसेप्टिक है वो एक सब्सटेंस जो हम यूज़ करते हैं स्टॉप और स्लो डाउन करने के लिए माइक्रोब्स की ग्रोथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट दैट हैज़ द पावर टू किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल करने की पावर जिस एजेंट में उसे क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टैट, बैक्टीरियोस्टैसिस, बैक्टीरियोसाइड? कमेंट करिए इसके आंसर कमेंट बॉक्स में। जो बैक्टीरिया को किल करे उस एजेंट को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ बैक्टीरियोसाइडल। जो हमारा बैक्टीरियोसाइडल है वो किल करने की कैपेसिटी होती है उसमें पैथोजेंस को। जो बैक्टीरियोस्टैटिक या स्टैट है उसमें जो उसकी ग्रोथ है उसको स्टॉप करने की, उसकी मल्टीप्लिसिटी को स्टॉप करने की पावर होती है। नेक्स्ट, द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी पैथोजेनिक एजेंट इन द बॉडी इज़ नोन एज। जो हमारे कोई भी पैथोजेनिक एजेंट की एंट्री होती है बॉडी में या उसकी डेवलपमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन, डिजीज़, इम्यूनिटी या एंटीजन? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट इज़ इन्फेक्शन। क्योंकि कोई भी अगर पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है और डेवलप करता है तो वो इन्फेक्शन को कॉज करता है। इम्यूनिटी जो होती है वो तो हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है जिससे कि प्रिवेंट कर सके जो पैथोजन हमारी बॉडी में इन्वेज हुआ है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। और एंटीजन जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में एंटर करता है और स्टार्ट अ प्रोसेस दैट कैन कॉज डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का क्या एक्शन है? दे इंटरफेयर विद द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस, दे सप्रेस ओव्यूलेशन, दे प्रिवेंट स्पर्म डिपोजिशन इन द वेजाइना या ऑल ऑफ द अबव? इसमें से कौन सा एक्शन है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट दे प्रिवेंट स्पर्म डिपोजिशन इनटू द वेजाइना। ये क्या करते हैं? ये कीप करते हैं, मतलब जो मेंस का स्पर्म है फ्रॉम द रीचिंग टू द वुमेन्स। ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट, और ये साथ ही साथ हमारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होती हैं उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है इसका एक्शन है प्रिवेंट करना स्पर्म डिपोजिशन इनटू द वेजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इनहिबिट प्रेगनेंसी बाय।
आईयूडीज जो होते हैं वो इनिबिट कैसे करते हैं प्रेगनेंसी? प्रिवेंटिंग डिपोजिशन ऑफ द स्पर्म इन द वेजाइना, इंटरफियरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन यूट्रस, सप्रेसिंग ओव्यूलेशन या ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंटरफियरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन यूट्रस। ये इंटरफेयर करते हैं, ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देते फर्टिलाइज ओवम की यूट्रस में, जिससे कि प्रेगनेंसी इनिबिट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनिबिट द प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन द वेजाइना, इंटरफेयरिंग इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम इन यूट्रस या सप्रेसिंग ओव्यूलेशन या ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज सप्रेस ओव्यूलेशन। जो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये हमारे ओव्यूलेशन को ही सप्रेस कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय मेल्स? ए कॉन्डम, बी वेसेक्टमी, सी एब्स्टिनेंस या डी विड्रॉल। कौन सा मोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो यूज़ किया जाता है बाय मेल्स? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, दैट इज कॉन्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन, while using vaginal diaphragm for contraception, what precaution should be kept in the mind? It should be introduced just before ejaculation, it should be removed just after ejaculation, it should be introduced up to 3 hours before intercourse and should be removed immediately after ejaculation, yeah, it should be introduced up to 3 hours before intercourse and should be kept for at least 6 hours after sexual act. तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज़ मतलब इसको जो है इंट्रोड्यूस करना होता है 3 घंटे पहले इंटरकोर्स से और 6 घंटे आफ्टर सेक्सुअल एक्ट के इसको रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? क्वाइटस इंटरप्टस, रिदम मेथड, डायफ्राम और ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ डायफ्राम। डायफ्राम को छोड़ के बाकी तीनों जो हैं वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कैरियर, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक या क्रॉस इन्फेक्शन। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था, जो डिस्ट्रक्शन है पैथोजेंस का उसको क्या कहेंगे हम? डिसइंफेक्शन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थैंक यू गाइस फॉर द कोऑपरेशन। आप लोग हमारी मिशन हाई नर्सिंग टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके। जो अभी हमारे UPCHO का एग्ज़ाम लगा है उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। और जो हमारी मिशन CHO बुक्स हैं उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, जिसके कारण आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर द एग्ज़ाम्स। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से।